वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है इसके बारे में आज पूरा देखेंगे। सबसे पहले देख लेंगे क्या उत्सर्जन, हमारा उत्सर्जन क्या है, फिर इसके बारे में उत्सर्जन तंत्र। तो जितने भी जीव हैं वो कुछ न कुछ पदार्थ क्या करते हैं, उपापचय क्रिया के बाद उत्सर्जित करते हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं पूरा डिटेल्स में। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है। जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। जंतुओं के शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो हम लोग खाना पीना खाते हैं वो उपापचय क्रिया के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमको बाहर निकालना होता है, और जो हम लोग खाना पीना खाने के बाद बचता है, पचने के बाद जो बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन पदार्थ। मतलब जो हमारा पदार्थ बाहर निकलता है वो हमारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। और जो हम खाना पीना खाए अपने शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अपक्रिया हुआ, उपापचय की क्रिया हुआ, उसके बाद जो उपयोगी पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में के अंदर अवशोषित हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किसी न किसी उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए, उत्सर्जन क्या है, जो हमारे शरीर में जो चीज हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें से जल, CO2, अमोनिया आदि चीजें क्या होता है, निर्माण होता है, उनको क्या बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब देख लेते हैं क्या उत्सर्जन तंत्र, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है। तो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मतलब जो हमारे जितने भी जीव हैं उनके बॉडी के अंदर जो भी तंत्र हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन सारे को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। जितने भी अंगों का है, जितने सारे अंग हैं उस सारे अंग हमारे क्या कहलाते हैं, जो उत्सर्जन के लिए उपयोगी हैं वो उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या उत्सर्जन। पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि उत्सर्जन है क्या। मान लीजिए आपके पास कोई गन्ने वाली जूस निकालने वाली मशीन है, उस गन्ने जो जूस मशीन से निकाला जाता है उसमें हम लोग गन्ना डालते हैं, गन्ना डालने के बाद क्या निकलता है, रस निकलता है। अब जो रस होता है हम उसको उपयोग कर लेते हैं, और जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। मतलब जो उस क्रिया में हो रही है, गन्ने से लेके जूस तक निकलने तक की क्रिया, वो क्या हो गया, वो अपक्रिया हो रही है, मतलब वो क्रिया कर रहा है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम फेंक देते हैं। मतलब हमारा जो शरीर के बॉडी के अंदर जो भी अंदर जो है उपापचय की क्रिया हो रही है, रासायनिक अपक्रिया होती है, उनके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको बाहर निकालना ही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने में सहायक होते हैं वो हमारा कहलाता क्या, उत्सर्जन तंत्र। अब देख लेते हैं हमारा उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से है, उत्सर्जी पदार्थ हमारा कौन कौन से है। तो उत्सर्जी पदार्थ पहले देख लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पसीना, स्वीट। अब देखो जो नाइट्रोजन बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन बेस्ड, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत उपयोग मतलब अनुपयोगी है, इन्हीं से ज्यादा हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। जो नाइट्रोजन बेस्ड है वो कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र। ये जितने भी हमारा क्या है जो बाहर शरीर से निकाला जाता है ना, ये हमारे सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो नाइट्रोजन बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र। अब देख लेते हैं क्या जो हमारा क्या है उत्सर्जी अंग। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, हमारा वृक्क हो गया, किडनी जो क्या निकालता है, क्या उत्सर्जन करता है, मूत्र। दूसरा हमारा क्या है, फेफड़ा, लंग्स जो क्या करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वेस्ट करता है, मतलब बाहर निकालता है। फिर हमारा यकृत, लीवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ध्यान देना अच्छे से, जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया किस में बदल देता है, यूरिया में। जो हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें क्या होता है, गंध होता है। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारा यकृत होता है उसमें उस मूत्र में क्या होता है, अमोनिया होती है, उस अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। अब जब हम उस यूरिया को बाहर निकालते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो वो जो यूरिया बाहर आता है तो फिर से उसमें कौन सा गुण आ जाता है,
अमोनिया वाली, इसके लिए वो क्या हो जाता है, गंध आना शुरू हो जाता है। मतलब जो मूत्र में क्या होता है, गंध आता है, वो किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से। अब देख लेते हैं क्या, जो देखो अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया में। फिर यूरिया किसके द्वारा बाहर आ जाता है, हमारा वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। फिर हमारा चौथा है वो क्या है, त्वचा, स्किन, जो पसीना हम लोग देखते हैं हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, मतलब त्वचा से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो क्या है, हमारा पसीना है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीव के 4 प्रकार होते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन युक्त है, ठीक है, जो नाइट्रोजन वेस्ट वो है, उसके आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं, 4। उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब हमारा जो पहला है वो अमोनोटेलिक है, दूसरा यूरिकोटेलिक है, तीसरा यूरिकोटेलिक और चौथा क्या है, गुआनोटेलिक। अब ध्यान देना अच्छे से, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जो हमारा पहला है अमोनोटेलिक है, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक, चौथा हमारा क्या है, गुआनोटेलिक। अब इनके बारे में पूरा हम डिटेल से जानकारी लेंगे इन चारों के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्जन, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा उत्सर्जन क्या है ये समझ में आ गया। फिर उत्सर्जन तंत्र क्या है, मतलब जो जो हमारे बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं, वो जो जो उत्सर्जन के लिए सहायक करते हैं, वो हमारा सब क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र। अब उसके बाद जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, वो कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ग्रहण करते हैं और फिर फेफड़ों के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। अब हमारा क्या है, लंग्स के द्वारा, ठीक है, लंग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं, किसको, CO2 को। फिर हमारा पसीना है, फिर हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है, कौन कौन से, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र। और जो हमारे उत्सर्जी अंग हैं वो कौन कौन से हैं, वृक्क, फेफड़ा, यकृत और त्वचा। तो इनके द्वारा क्या क्या निकलता है ये भी देख लिए। अब जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इसके आगे क्या, जो नाइट्रोजन वेस्ट, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट जीव हैं, है ना, जो नाइट्रोजन वेस्ट उत्सर्जन करते हैं वो कौन कौन से जीव हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, क्या, अमीनोटेलिक, ठीक है। अब इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इनमें उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण क्या है, जलीय जंतु, मछली, अमीबा, जितने भी जलीय जंतु हैं ये सब कैसा उत्सर्जन करते हैं, जो इनका उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनिया। मतलब जितने भी अमोनोटेलिक में आते हैं वो सारे जलीय जीव कैसा उत्सर्जन पदार्थ देते हैं, वो हमारा क्या है, अमोनिया। मतलब जो भी जलीय जीव हैं, क्या, जो सारे जलीय जीव हैं वो सारी चीजें क्या करते हैं, अमोनिया उत्पन्न करते हैं, मतलब अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। और इनमें जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है। जो अमोनिया होता है बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, जिसमें जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरा जो देख लेते हैं, क्या, यूरियोटेलिक। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या, यूरियोटेलिक, मतलब ऐसे जीव जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, क्या, यूरिया उत्सर्जन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। जैसे मनुष्य हो गया, जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सारे कौन सा उत्पन्न करते हैं, यूरिया उत्सर्जन करते हैं। मतलब जितने भी स्तनधारी जीव हैं जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं वो किस में आता है, यूरियोटेलिक में। और जो अमोनिया के अपेक्षाकृत कम विषैला होता है, मतलब इसमें जल की आवश्यकता कम होती होगी। तो हम देख लेते हैं, क्या, यूरियोटेलिक। तो इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण है क्या, स्तनधारी और मनुष्य, जितने भी जीव स्तनधारी हैं वो सारे क्या करते हैं, यूरिया उत्सर्जन करते हैं। और ये कम विषैला होता है, किसका, अमोनिया के अपेक्षाकृत। अब जो हमारा तीसरा है यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक है, इनमें होता क्या है, मतलब ये जीव, इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, ठीक ना, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ध्यान देना अच्छे से, यूरियोटेलिक, इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। मतलब डायरेक्टली सी समझ में आ रहा है कहां से, इनके नाम से हैं। मतलब यूरिकोटेलिक जो हमारा है वो क्या उत्पन्न करता है, नाइट्रोजन। मतलब क्या उत्सर्जन करता है, नाइट्रोजन। मतलब जितने भी जीव हैं जो नाइट्रोजन उत्पन्न उत्सर्जन करते हैं वो किस में आता है, हमारा यूरिकोटेलिक में। मतलब उदाहरण क्या है, पक्षी, सरीसृप। सरीसृप मतलब जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो जमीन में रेंग के चलने वाले हैं, सांप, है ना, ये सारी चीजें, मतलब जितने भी रेप्टाइल्स हैं
वो हमारे क्या है, उत्सर्जन क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक में आते हैं। और उत्सर्जन पदार्थ हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन, मतलब ऐसे जीव जो नाइट्रोजन उत्सर्जन करते हैं वो हमारा क्या है, यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब जो हमारा क्या है चौथा, गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक मतलब जो गुआमीन का उत्सर्जन करता है ना, जो गुआमीन का उत्सर्जन करता है वो हमारा क्या कहलाता है, गुआनोटेलिक। ठीक है, गुआनोटेलिक। अब उसका उदाहरण क्या है, मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेयर पाया जाता है, क्या, गुआनोटेलिक वाले। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा क्या है, अब हम लोग क्या देख लिए हैं, जितने भी उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से जीव, क्या क्या जीव, कौन कौन से जीव कैसा पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। अब हम लोग क्या देख लेंगे, जो हमारे शरीर में है ना, जो किसी भी बॉडी या किसी भी जीव के शरीर में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है त्वचा, स्किन। ठीक है, यह क्या है, तो यह शरीर के अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां, ध्यान देना अच्छे से, जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी बॉडी में त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां तथा तैलीय ग्रंथियां के द्वारा क्रमशः पसीना एवं तेल का स्त्रावण होता है। ध्यान देना अच्छे से, श्वेत ग्रंथियां से पसीना और तैलीय ग्रंथियों से तेल, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में जो स्किन है, अब इस स्किन में दो प्रकार ग्रंथियां होती हैं, एक तैलीय ग्रंथियां, एक श्वेत ग्रंथियां। अब जो श्वेत ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से क्या उत्सर्जन होता है, पसीना। और जो तैलीय ग्रंथियां हैं उससे क्या उत्सर्जन होता है, तेली। मतलब हमारी जो स्किन होती है, जो हमारा जैसे नाक हो गया, तो नाक के किनारे किनारे छोटा, नाक के अंदर नहीं, नाक के बाहर, अंदर ऑयली होता है। तो कहते भी हैं कि तुम्हारा चेहरा क्या है, बहुत ज्यादा ऑयली है। मतलब तेल के साथ, वो पसीना के साथ साथ क्या होता है, तेल भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ऐसे ग्रंथियों को क्या कहते हैं, तेली ग्रंथियां। मतलब जो तेल उत्सर्जन करता है वो तेली ग्रंथियां, और जो पसीना उत्सर्जन करता है वो श्वेत ग्रंथियां। अब दूसरा हमारा क्या है, फेफड़े, है ना, ये उत्सर्जी अंग है, ध्यान देना, उत्सर्जी अंग है। अब जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान देना, कार्बन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उनमें से जो फेफड़ा होता है वो किसको मतलब बाहर करता है, किसको उत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या देता है, ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जल वाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। हम जो हमारा लंग्स होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, जैसे प्याज लहसुन हो गया, इसमें जो वाष्पशील होते हैं, इनको सबको क्या करता है, फेफड़ा बाहर करता है, मतलब उत्सर्जित करता है। तो अब चौथा हम देख लेते हैं, क्या, तीसरा देख लेते हैं, सॉरी तीसरा, यकृत, जो हमारा लीवर होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या, लीवर। तो लीवर को देख लेते हैं, यह क्या कार्य करता है। तो जो हमारा लीवर है, यह शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलीरुबिन का उत्सर्जन करता है। ध्यान देना, जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है, किसको, जो अमोनिया होता है उसको किसमें बदल देता है, यूरिया में। अब फिर यूरिया किससे बाहर आता है, हमारे किडनी से, ब्रेक से। तो जो लीवर होता है, ये सबसे मुख्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो अमोनिया होता है उसको किसमें परिवर्तन करता है, यूरिया में। अब यूरिया किसके द्वारा बाहर आता है, या ब्रेक के द्वारा। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, जो हमारा ब्रेक है ये कितने महत्वपूर्ण है, और ब्रेक क्या इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे उत्सर्जी अंग है उनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा ब्रेक, किडनी। हम क्या देख लेते हैं, जो उत्सर्जन अंग हमारा क्या है, ब्रेक। अब जो ब्रेक है, ये जितने भी नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है इसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है। कौन, हमारा ब्रेक। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन अंग है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारा ब्रेक। मतलब जितने भी हानिकारक पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है, उसको उत्सर्जित कौन करता है, हमारा ब्रेक, मतलब किडनी। तो हम उसको देख लेते हैं आज। तो ब्रेक है हमारा, यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। मतलब जो भी नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है वो ब्रेक हमारा क्या कर देता है, मतलब उसको बाहर उत्सर्जित कर देता है। अब जो हमारा इसका दूसरा है, जो ब्रेक है, ये शरीर में जितने भी रक्त हैं,
ये रक्त को छानने का कार्य करता है। हमारे बॉडी में जितने लीटर भी रक्त है उनको सबको क्या करने का कार्य करता है, छानता है। तो इसका दूसरा देख लेते हैं क्या गुर्दे का मुख्य उद्देश्य है रूप से रक्त को फिल्टर करना, मतलब छानना। हमारे बॉडी के अंदर रक्त है, उस रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, हमारा गुर्दा। अब मनुष्य में उदर गुहा जो हमारा क्या है, मनुष्य के उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुका दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। जो हमारा कशेरुका दंड होता है उसके पीछे की ओर एक एक वृक्क क्या होता है, लटका होता है। जो वृक्क की आकृति होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है। अब इसके बाद जो वृक्क के चारों तरफ, ठीक है ना, वृक्क के ध्यान देना अच्छे से, जो वृक्क है हमारा, जो किडनी है उसके चारों तरफ पेरिटोनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। जो हमारी किडनी है उसके चारों तरफ पेरिटोनियम नामक क्या पाई जाती है, झिल्ली। अब जो वृक्क है हमारा, ठीक है ना, जो किडनी है, प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से 150 ग्राम का होता है। जो हमारा वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसकी लगभग वजन 140 से 180 ग्राम के बीच होता है ना। अब हमारा जो क्या है किडनी, अब किडनी के दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब एक बाहरी वाला भाग, एक आंतरिक वाला भाग। मतलब कोई भी बॉडी होती है उस बॉडी का अंदर और बाहर दोनों होता है। जो हमारे वृक्क है वो किडनी, उस किडनी के जो बाहरी वाला भाग है और आंतरिक वाला भाग, इसको दोनों भागों में क्या कर दिया गया है, बांट गया है। तो पहला भाग हमारा क्या है, जो अंदर वाली भाग है उसको मेडुला कहते हैं, और जो बाहर वाली भाग है वो हमारा क्या है, कॉर्टेक्स। तो हम देख लेते हैं क्या, जो हमारा पहला जो बाहरी भाग है वो कौन है, कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग है क्या हमारा, मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स और मेडुला, मतलब कॉर्टेक्स मतलब बाहर की भाग और मेडुला मतलब अंदर की भाग। तो क्या है, जो कॉर्टेक्स है वृक्क की बाहरी भाग होता है और मेडुला ये आंतरिक भाग होता है। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। जो हमारा वृक्क होता है, जो हमारा किडनी होती है, ये किडनी के अंदर जो हमारा क्या होता है, संरचनात्मक जो कार्य करता है वो सब कौन कार्य करता है, नेफ्रॉन। ये कुंडलित रूप में पाया जाता है, क्या, नेफ्रॉन। किसके अंदर, किडनी के अंदर। मतलब जो वृक्क के अंदर जो कोई चीज है जो कार्य करता है वो कौन कार्य करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब हमारा क्या है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने, 10 से 12 लाख। हाँ ध्यान देना, ये जो 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडलित हैं वो एक किडनी में पाया जाता है। मतलब एक किडनी में 10 से 12 लाख, लगभग मान लो 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन, दो किडनी में 2 मिलियन, मतलब 10 से 12 लाख क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है ना। और ये किस रूप में होती है, कुंडलित रूप में होती है। और सबसे ज्यादा कार्य नेफ्रॉन ही करता है, किसमें, जो वृक्क के अंदर होता है, ब्लड का छानना, है ना, ये सारे कार्य कौन करता है, हमारा नेफ्रॉन। अब हमारा क्या है, किडनी का अध्ययन जिस विज्ञान, मतलब विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वृक्क होता है किडनी, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन। इसलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो समझ में आ गया, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर कुंडलित रूप में पाया जाता है और इसके एक एक भाग के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।